हाँ, चलो अब मैंने फूड चेन्स के बारे में हमने लास्ट क्लास में बात किया था, हर एनवायरनमेंट हम लोग कर रहे हैं, फूड चेन, फूड वेब, थोड़ा सा 10% लॉ के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फूड चेन के बारे में, तो कौन कौन से टाइप के फूड चेन्स होते हैं। सी यहाँ पे सबसे पहला टाइप होता है ग्रेजिंग फूड चेन। कौन सी होती है? ग्रेजिंग फूड चेन। दो मेजर कैटेगरीज होते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन और दूसरी होती है आपकी डिट्रीटस फूड चेन। डिट्रीटस चेन, ठीक है। मेजर ये दो कैटेगरीज में हम लोग फूड चेन को पढ़ते हैं। ग्रेजिंग में क्या होता है? जब एक दूसरे पे सब फीड कर रहे हैं, जैसे सबसे पहले ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड पॉन्ड इकोसिस्टम में तो हमें पता है प्रोड्यूसर्स होते हैं। ग्रेजिंग जो चेन्स होती हैं दे स्टार्ट्स विद प्रोड्यूसर्स एंड एडवेंट सेकेंडरी और टर्शियरी कार्निवोरस, ठीक है ना। प्लांट से शुरू होके लार्ज बड़े प्रेडेटर एनिमल्स पे खत्म होती है, पहली चीज हमें याद रखेंगे, ठीक है। सो ग्रेजिंग यानी प्रोड्यूसर्स, देखो ग्रास 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 या तो इंसेक्ट ने खाया या रैट एंड माइस या रैबिट्स, फिर वहां से प्राइमरी कार्निवोर्स फ्रॉग्स स्नेक्स एंड फॉक्सेस, देन सेकेंडरी कार्निवोरस इट कुड बी स्नेक, इट कुड बी प्रेडेटरी बर्ड्स और वुल्व्स, और tertiary could be predatory birds or lion, wolf are eaten by lion or predatory birds are eaten by lions. Similarly pond में phytoplanktons, कोई मुझे बता सकता है what are phytoplanktons? Anyone? Any idea so far? What are phytoplanktons? बताओ देवांश। Ma'am, it is a algae. You can say kind of, ठीक है। They are the photosynthetic aquatic living forms, you can say, ठीक है। Zooplankton और phytoplankton दो चीजें हम पढ़ते हैं, so they are plant like, ठीक है। एंड zooplanktons are animal like, कि ना वो प्लांट है ना वो एनिमल है, प्लांट के जैसा और एनिमल के जैसी कुछ बॉडीज होती हैं पानी में, ठीक है। प्लांट लाइक है, इसका मतलब ये फोटोसिंथेटिक होती है। क्या होती है? ये फोटोसिंथेटिक होती है और ये इन पे फीड करते हैं। देन दे आर ईटन बाय स्मॉल फिशेस, देन लार्ज फिशेस एंड लेटर ऑन प्रेडेटरी बर्ड्स। सो दिस इज द फूड चेन ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम, राइट। दो ये हमने बात की है। उसके बाद हम डेट्रिटस की बात करेंगे, इवन एक और होती है दैट इज पैरासिटिक फूड चेन। इसके बारे में बात करेंगे, पहले लिखो फटाफट से, ये ग्रेजिंग फूड चेन, डिट्रिटस फूड चेन। व्हाट आर डिट्रिटस, कोई बता सकता है? लिखा ही हुआ है वैसे तो, ठीक है। डिट्रिटस फूड चेन्स होते हैं। डिट्रिटस क्या होता है? वो सारा हम लोगों ने डीकम्पोजर्स के बारे में पढ़ा था पिछली क्लास में। क्या मैंने डीकम्पोजर्स के बारे में कुछ बताया था? क्या बताया था बताओ, जल्दी से बताओ। And they are the cleansing agent of the environment. एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो सिमिलरली जितना भी ऐसा होता है ना, फॉलन लीफ और डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स, इन पे जो एनिमल्स फीड करते हैं, इन पे जो एनिमल्स फीड करते हैं उनको हम बोलते हैं डेट्रीवोरस। क्या बोलते हैं हम उनको? डेट्रीवोरस। So detritus food chain, detritus means the dead decay plant or animal body, ठीक है। So detritus term is related to your decomposers वाला पूरा प्रोसेस होता है। So these plants are eaten by detrivorous, that is fungi, bacteria and protozoa. यही तो होते हैं, इसको further later on convert करते हैं into the organic simple organic material जो humus बनाता है। अब these fungi bacteria are eaten by consumers, insect larvae या certain crustacean or insects, ठीक है। मोलस्का हमने पढ़ा इन फिशेस। उसके बाद दे आर फर्दर ईटन बाय स्मॉल कार्निवोरस एंड लार्ज कार्निवोरस। सो डिट्रिटस फूड चेन इट स्टार्ट्स विद डिट्रिटस, ठीक है। इतनी बात समझ में आई सबको? यस और नो? आदर्श, देवांश, दीपांशु, क्लियर है सबको ये बात? Yes, ma'am. ऑलराइट, नोट इट डाउन, फिर चलते हैं। पैरासिटिक फूड चेन, ठीक है। इसमें क्या होता है? मान लो एक ट्री है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, तुमने जितनी भी फूड चेन अभी तक पढ़ी है ना, व्हाट यू सॉ, each and every food chain it started with small animals and then it moved forward to the large animals, right? Am I right? सही बोल रही हूँ मैं? ये छोटे एनिमल से शुरू होकर बड़े एनिमल्स की तरफ मूव किया है ना। लेकिन जो पैरासिटिक फूड चेन होती है उल्टी होती है। अगर मैं मतलब ऐसे इनका जो पिरामिड बनाऊं ना साइज के हिसाब से, तो वो ऐसे नंबर के हिसाब से ऐसे कम में जाएगा। अभी तक हमने तो बड़ा ऊपर की तरफ बढ़ता था, ये कम होता जाएगा। कैसे? पैरासिटिक फूड चेन फॉर एग्जांपल मान लो एक ट्री है, ठीक है। एक ट्री है, ट्री के ऊपर बहुत सारी बर्ड्स हैं,
ठीक है। और हर बर्ड के ऊपर, बर्ड्स की बॉडी पे टिक्स होते हैं, है ना, माइट्स होते हैं, राइट। तो ऐसे बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं जो उनकी बॉडी पे फीड कर रहे हैं। सो ट्री के ऊपर बर्ड्स, बर्ड्स के ऊपर टिक्स और माइट्स, दिस इज द एग्जांपल ऑफ पैरासिटिक फूड चेन। Okay, basically because they are the parasite over this particular body, and it ends with parasite. It does not start with parasite, but it usually ends with a parasite. ये बात समझ में आई सबको? Yes or no? बताओ, इतना क्लियर है? Yes, नोटेड डाउन फटाफट से, फिर आगे। तो ये भी मैंने पिछली क्लास में तुमको समझाया था, वी जस्ट रिवाइजिंग इट अगेन ताकि आराम से समझ पाओ। ट्रॉपिक लेवल्स के बारे में हमने बात की थी। दे स्टार्ट्स विद प्रोड्यूसर्स, देन मूव फॉरवर्ड टू प्राइमरी कंज्यूमर्स, देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शरी कंज्यूमर्स। पिरामिड बनता जा रहा है, ऊपर की तरफ कम होता जा रहा है, पीक पे आ रहा है, क्योंकि एनर्जी के टर्म्स में हमने बात की थी। ठीक है, ये देखो, T1 is first tropic level, producers, T2 is herbivorous, T3 is primary carnivorous and T4 is secondary carnivorous। ठीक है, जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे वो उसको नोट डाउन कर लो, जिन्होंने ऑलरेडी कर लिया है तो आपकी मर्जी है। ठीक है, बिकॉज हमने लास्ट क्लास में भी पूरा डिस्कस किया था व्हाट अ ट्रॉपिक लेवल, द डिस्टिंक्ट सीक्वेंशियल स्टेप्स इन फूड चेन्स। ठीक है, जहाँ पे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक लेवल्स बोलते हैं। व्हाट इज फूड वेब? A network of different food chains. Absolutely correct, network of different food chain। ठीक है, interconnected food chain जो एक particular ecosystem में work करती है। ठीक है, so see the network of a large number of food chain existing in an ecosystem is called food web। We can see here a very beautiful diagram of food web। It started with the plants। बहुत सारी food chains हैं जो देखो, plant से शुरू हुई, rabbit से, hawk से होते हुए snake के पास। ठीक है, वापसी यहाँ पे देखो, रैबिट से, प्लांट से शुरू हुई, माउस, माउस से आइदर इट इज गोइंग फॉरवर्ड टू द स्नेक और टुवर्ड्स हॉक। तो कितनी सारी, एक जा रही है प्लांट से सीधा बर्ड्स एंड टुवर्ड्स द लार्ज बर्ड दैट इज हॉक। नाउ द थर्ड वन, प्लांट इज ईटन बाय ग्रासहॉपर, देन इट इज eaten by frog or an insect, or then insect is eaten by frog, which both of them are eaten by snake, and snake is further eaten by hawk। तो हॉक यहाँ पे ना सबसे टॉप कार्निवोरस है अगर देखो तो इस फूड वेब में। जो सारी की सारी फूड चेन है तुम्हारी, कहाँ पे जाके शुरू हो रही है? प्लांट से, और खत्म हो रही है हॉक पे जाके। ठीक है, तो दिस इज द वेरी परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ फूड वेब, जहाँ पे बहुत सारी फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्ट हो जाती हैं। इतनी बात समझ में आई सबको? यस और नो? इज इट क्लियर एवरीवन? बहुत इजी है ना? चलो लिख लो फटाफट से। Yes. 10% लॉ की लास्ट टाइम मैंने स्टेटमेंट्स नहीं लिखवाए थे, दैट्स व्हाई अभी हम लोग थ्योरी क्वेश्चन कर रहे हैं। ये नाम हम लोग याद रखेंगे कि 10% लॉ वाज पुट फॉरवर्ड बाय लिंडमैन। ठीक है, लिंडमैन इट इज, आर मिसिंग है यहाँ पे। लिंडमैन 1942 में ही वाज द वन who gave the 10% law। ठीक है, it basically it is also termed as second law of thermodynamics। कोई बता सकता है what is second law of thermodynamics? फिजिक्स में पढ़ते हो थर्मोडायनामिक्स के लॉस क्या होते हैं? अभी नहीं आया मैम हमारे में। अभी नहीं आया, चलो कुछ नहीं होता। बेसिकली इट इज सिंपल सा लॉ है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, कि एनर्जी को ना आप बना सकते हो ना आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, वो सिर्फ ट्रैवल करती है। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, एक बॉडी से दूसरी फॉर्म में ट्रैवल करती है। जो आपका पूरा पूरा बायोस्फीयर है उसकी एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अब वो ट्रैवल करती है। मैं बोल रही हूँ, तुम पढ़ते हो ना केमिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब चीजें पढ़ते हैं फिजिक्स में। यस और नो? यस मैम। है ना? तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, जब बैठे हो पोटेंशियल एनर्जी है, फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, राइट? तो सेम चीज है, मैं बोल रही हूँ मेरी सारी केमिकल एनर्जी जो मेरे रेस्पिरेशन से मुझे ग्लूकोज दे रहा है, ठीक है, वो मैंने यूज कर दी, पर यूज करके वो खत्म हो गई नहीं, वो एनवायरमेंट में आ गई। ठीक है, जो एयर पार्टिकल्स है वो यहाँ पे आ गए। सो दिस इज योर लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो फिजिक्स का लॉ है। ठीक है, which follows basically physics, and वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है। और यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10% law is based on second law of thermodynamics। as per this law there is transfer of energy from one trophic level to another trophic level। ठीक है, and which is never 100%। this is the first law जो था, जो मैंने बताया, neither created nor destroyed। second law में ये होता है कि जब भी एनर्जी ट्रांसफर होती है तो हमेशा कुछ ना कुछ लॉस होता है, एनर्जी लॉस होता है। ठीक है, तो कभी भी 100% नहीं होती है। सो कैसे, हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से, प्रोड्यूसर्स थे,
देन उसके बाद कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्शियरी कंज्यूमर। तो हमने पढ़ा कि मान लो यहाँ से इसने लिया था 1000 जूल ऑफ एनर्जी, ठीक है। 1000 जूल का इसने क्या किया, 90% मेजॉरिटी पोर्शन इसने खुद यूज किया, यानी हम, और टोटल एनर्जी जो बाहर ट्रैवल करेगा नेक्स्ट लेवल पे कितना था बताओ, 10% ऑफ 1000 कितना, 100. 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 100 हो गया, ठीक है। तो 100 जूल हमें इस लेवल पे ट्रैवल होगा। अब ये क्या करेगा, प्राइमरी कंज्यूमर को 100 जूल मिला, ये 100 जूल में से कितना यूज कर लेगा, 90% यूज कर लेगा, उसको सिर्फ 10% जाएगा। कितना है वो 10%, 10 जूल, 10 जूल। ठीक है। और उसके बाद टर्शरी के पास सिर्फ 1 जूल ही आता है। तो हर लेवल पे देर इज ओनली 10% एनर्जी एक्चुअली अवेलेबल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, और बाकी जो मेजॉरिटी पोर्शन होता है या तो वो पर्टिकुलर जो ट्रॉपिक लेवल का ऑर्गेनिज्म है वो खुद यूज कर लेता है, या वो एज अ हीट एनवायरमेंट में लॉस हो जाती है ड्यूरिंग ईच ट्रांसफर, ठीक है। तो दिस इज योर 10% लर्न, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके स्कूल एग्जाम्स में भी आपसे पूछा जाता है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन आपसे आते हैं, ठीक है। तो मुझे बायो मैग्निफिकेशन कौन समझाएगा, चलो जल्दी से बताओ। 9th में पढ़ा है हमने ये नेचुरल रिसोर्सेज में, व्हाट इज बायो मैग्निफिकेशन, The डेफिनेशन connection सामने, of non-biodegradable toxic substances. दोबारा बोलो। The connection of non-biodegradable toxic substances. एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। थोड़ा सा भी तुम्हें याद हो, हम क्या करते हैं, जैसे प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर्स है, प्लांट्स हैं, आप प्लांट्स को बहुत सारे केमिकल्स फीड करते हैं in the form of pesticide, weedicide, right? Either pesticide, weedicide, fungicide. So lots of chemicals are there जो हम लोग plants को feed करते हैं। अब वो chemicals ना तो degrade हो पाते हैं, ठीक है, ना वो कहीं utilize हो पाते हैं, और होता क्या है, पहले वो 100 इतना x amount of biomass था, उसका 1% था, ठीक है। अब वो क्या हुआ, वो बायोमास का अमाउंट कम हो गया, बायोमास तो मान लो हाफ हो गया अगले लेवल पे, तो अब उसका जब बायोमास टोटल हाफ हो गया तो कंपैरेटिवली इसका अमाउंट तो बढ़ गया ना, इसका अमाउंट डबल हो गया, 1 से 10% हो गया उस पर्टिकुलर बायोमास के, ठीक है। और लेवल पे जाओगे तो बायोमास और कम होता जाएगा और इसका नंबर और ज्यादा बढ़ता जाएगा, मतलब x था तो फिर ये 2x हो गया, अब ये 4x हो गया। तो ये तो कहीं यूटिलाइज ही नहीं होते बल्कि एक्यूमुलेट होते जाते हैं ओवर ईच ट्रॉपिक लेवल। तो ऊपर की तरफ आते आते मतलब तुमने फल खाया, तुमने उसमें केमिकल था, तुम्हारी बॉडी में आया, तो प्लांट में जो था तुम्हारी बॉडी में वो ज्यादा एक्यूमुलेट हो गया, तुम्हारी बॉडी पे किसी और ने फीड किया तो बायोमास कम हो गया, एनर्जी कम होती जा रही है, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारा जो सारा नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल है वो इकट्ठा होता जाता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। मैग्नीफाई होना यानी इनलार्ज हो जाना, बड़ा हो जाना किसी का भी, बायो यानी ऑब्वियसली लिविंग की बॉडी में, ठीक है। तो द फिनोमेना दैट इन्वॉल्व्स प्रोग्रेसिव increase in concentration of harmful non-biodegradable chemicals at different trophic level in a food chain is called as biomagnification। क्या ये बात सबको समझ में आई, यस और नो? यस मैम। है ना, पढ़ा था हमने ये 9th क्लास में नेचुरल रिसोर्सेज में, ये पहली बार पढ़ रहे हैं ये टर्म? यस मैम पढ़ा था। ऑल राइट, चलो लिख लो फटाफट से। हमने देखा इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, इकोसिस्टम के टाइप क्या क्या होते हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें जो इकोसिस्टम को अफेक्ट कर रही हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, कार्निवोर्स, हर्बिवोर्स, ओमनिवोरस, ठीक है, वो सारी चीजें हमने देखी। फिर हमने देखा फूड चेन, टाइप्स ऑफ फूड चेन, 10% लॉ, फूड वेब क्या होता है, ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं, ठीक है, कैसे एनर्जी का लॉस होता है, किसने दिया था, वो सारी चीजें हमने देख ली जो एक इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर सकती हैं। अब आती है कि हमारी कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो इन्वायरमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो आपको इस चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है। सो देयर आर 2 मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हियर। फर्स्ट इज सॉलिड वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल्स। तुमने बहुत सारे ऐसे लैंडफिल्स देखे हैं जहाँ पे कूड़े के पहाड़ बने हुए रहते हैं, बहुत ज्यादा। Yes, है ना, मैं बहुत ज्यादा। है ना। तो जगह जगह हम देखते हैं तो हमारे पास सॉलिड वेस्ट इतना ज्यादा है, दो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि उसको अच्छे से हम डिस्पोज ऑफ कर सके, बट ऐसा हो नहीं पाता है, ठीक है। जितना भी सॉलिड वेस्ट और उसका जो डिस्पोजल होता है ना, उसकी वजह से बेसिकली बहुत ज्यादा होता है। सेकेंड, एक और डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ये मुझे नहीं लगता कोई नई टर्म है, शायद ये तो हमने पहले भी काफी बार पढ़ी है, यस और नो? 7वीं क्लास से पढ़ते आ रहे है हैं। ना।
राइट, 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो डेफिनेटली दिस इज नॉट समथिंग वेरी न्यू फॉर अस, हमने काफी बार इसको पढ़ा है। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड वेस्ट, दीज आर टू लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ओजोन लेयर, ओजोन डिप्लीशन क्या होता है, सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल आप कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब सॉलिड वेस्ट में हमें पता है कि तुम्हारे मोस्ट जो सबसे ज्यादा होता है ना, वो सारे रेजिडेंस से आता है। केटल शेड हो गए, इंडस्ट्रीज के वेस्ट हो गए, ठीक है, फ्रूट और वेजिटेबल पीस हो गए, किचन वाला सारा, काउ डंग हो गया, ह्यूमन एक्सट्रैक्ट हो गया, प्लास्टिक, लेदर, तुम्हारे चिप्स के पैकेट, कपड़े, फटे हुए कपड़े, कितना कुछ है ना। और ये सब जब इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, और पूरे एनवायरमेंट को, पूरे सॉइल को पॉल्यूट करता है। तो वे खाली प्लॉट भी देखते होगे ना अपने आसपास, उसमें लोग कितना कूड़ा फेंक देते हैं, फेंकते नहीं फेंकते हैं? एक्चुअली मैम मेरे तो घर है के ना, बगल में था। बिल्कुल। कि तुम गांव वगैरह में जाओगे ना, तो खाली प्लॉट में तुम्हें ऐसे हरियाली सी दिखेगी, पेड़ उगे हुए दिखेंगे, पूरा भर गया है, और यहाँ तुम्हें खाली प्लॉट्स में सिर्फ कूड़ा मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस कूड़े की वजह से, उस प्लास्टिक्स और डिस्पोजल की वजह से वहाँ की सॉइल खराब हो रही है, और वहाँ पे प्लांट तो डेवलप कर ही नहीं पा रहा, आप नेचर को खराब कर रहे हो, यानी सॉइल को पॉल्यूट कर रहे हो, ठीक है। तो यहीं पे आपसे पूछा जाता है व्हाट आर टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, गार्बेज की जो हम बात करते हैं ना, कि गार्बेज जो आप बेसिकली, गार्बेज, व्हाट इज गार्बेज? कूड़ा कह सकते हो, ठीक है। तो अक्सर लिखा रहता है डू नॉट लिटर। लिटर एक टर्म हम यूज करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिटर? इंग्लिश टर्म है ये तो, कूड़ा नहीं फैलाना। कूड़ा नहीं मत फेंको। फैलाना, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, दिस इज इम्पोर्टेंट, हम तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता ही है दोनों टर्म। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा होता है, मुझे एग्जांपल बताओ कोई। वेजिटेबल वेस्ट हो गया, वेजिटेबल के छिलके। बिल्कुल फ्रूट्स सही बात है, कंपोस्ट, वेजिटेबल और वेस्ट, वेरी वेजिटेबल जो नाइस, डिग्रेड हो सके आसानी से। जो ग्रेड हो सके आसानी से, बिल्कुल सही बात है। केटल डंग, सब्जियां, ठीक है, फ्रूट्स हो गए, कंपोस्ट हो गए, मतलब ऐसा सब्सटेंस जिस पे तुम्हारा डिट्रीवोरस या डीकम्पोजर एक्ट करके उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल नॉन पॉइजनस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सके, ताकि तुम वो कूड़ा कहीं फेंको भी ना तो जमीन खराब नहीं होगी, जमीन को फायदा ही होगा, ठीक है। जैसे हम लोग कुल्हड़ में चाय पीते हैं, राइट, तो उसको अगर तुमने फेंक भी दिया जमीन पे तो कोई दिक्कत नहीं, वो मिट्टी से ही बना हुआ है ना, वो वापसी वहां पे डिग्रेड हो जाएगा और सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी। वहीं पे यही मेरे पास ये प्लास्टिक का पेपर कप है, इसको मैं क्या करूंगी, चलो तो पेपर है, तो दिस इज ऑल्सो गुड, पेपर तो हमारा गुड से बनता है, ये भी बायोडिग्रेड हो जाएगा या नहीं होगा बताओ? हो जाएगा। ये हो जाएगा, तो चलो मैं इसको भी फेंक सकती हूँ, इसकी जगह प्लास्टिक का कप होगा, अब मैं उसे फेंक रही हूँ, तो उस केस में तो मैं खराब भी कर रही हूँ सॉइल, है ना। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। So biodegradable are those waste material which can be broken down into simple non-poisonous substances by the action of microorganisms. For example, तुमने सारे एग्जाम्पल मुझे बता दिए है ना, तुम्हें तो मुझसे भी ज्यादा आते हैं टॉपिक्स। नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से मटेरियल जो नहीं ब्रेक डाउन हो सकते, जैसे एल्यूमिनियम कैंस हो गए, कोल हो गया, डीडीटी। डीडीटी क्या होता है? व्हाट इज अ डीडीटी? डायाक्लोरोडायाफार्म। ओए, कुछ भी बोल दिया देवांश है, जो मन में मैंने नहीं आया। बोला, आदर्श सही। अच्छा, होता क्या डीडीटी? हम सुना, बस फुल फॉर्म याद नहीं आ रही है। अच्छा, 9th में नहीं पढ़ा है हमने? मैम फुल फॉर्म याद नहीं आ रही, पढ़ा है होता मैम। क्या इन जनरल, ये बता दो। मैम पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड होता है, कोई फुल फॉर्म बता सकता है मुझे? डायाक्लोरोडायोक्साइड। नरेंद्र सर सुनेंगे ना, मारेंगे बहुत तुम्हें सबको पकड़ पकड़ के। बता रही हूँ मैं तुम्हें, डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन, ठीक है, ये 9th में बताई भी है मैंने। डाई क्लोरो डाईफिनाइल, ठीक है, तो याद रखा करो। और चलो एक और मुझे बता दो, 2,4-D की फुल फॉर्म भी बता दो। ये भी पढ़ा हुआ है। ये भी पढ़ा हुआ है, अच्छा चलो, पेस्टिसाइड, कह रहा है ये तो याद है ये भी तुम्हें कि ये पेस्टिसाइड है पढ़ा मैम। ये ये भी तो पढ़ा है। पेस्टिसाइड ही 2,4-D, 2,4-डाईक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, कुछ नहीं याद ना। चलो, प्लास्टिक एंड रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, तो पता है हमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। फटाफट से लिख लो, फिर चलते हैं आगे, जो तुम्हें पता ही है। मैम बायोमैग्निफिकेशन से सॉइल पोल्यूट होती है। बिल्कुल होती है, सॉइल नहीं पॉल्यूट होती है, उससे एनिमल्स की बॉडी में पॉइजनस सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाते हैं,
ठीक है। तो हो सकता है तुमने प्लांट्स को ऐसे केमिकल्स दिए हैं जो हार्मफुल हैं, तुम्हें कोई बीमारी लग जाए, तुम्हें कैंसर जैसी बीमारी हम ले लेते हैं कि ऐसा कोई केमिकल है जो कैंसर के जीन्स की मल्टीप्लिकेशन स्पीड को रेस कर रहा है, वो हमारी बॉडी में आ गया, इकट्ठा होने लग गया, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, ऑफ कोर्स, है ना। और यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, इतना समझ लिया सबने, आगे चले अब हम। यस मैम। अब हमारे सामने नेक्स्ट आते हैं नहीं, ओजोन पे नहीं जाएंगे, ओजोन से पहले हमारे पास है मोड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, कि आप वेस्ट को डिस्पोज कैसे करोगे। ठीक है, सबसे कॉमन मेथड कौन सा है बताओ। लैंडफिल, क्या करते हैं लैंडफिल्स में हम? मैम गड्ढा करके उसमें डाल देते हैं और 5 साल तक फिर इंतजार करते हैं जब तक वो अच्छे से डिकम्पोज या जो भी उसको प्रोसेस होता है। बिल्कुल सही। बड़े बड़े ऐसे एरियाज होते हैं जो मतलब लो लाइंग एरियाज जो होते हैं, जो कभी ऐसे खाई जैसे कुछ होते होंगे, है ना, बिल्कुल वैली जैसे, यस लो लाइंग एरियाज, जहाँ पे हमें पता है हम भर सकते हैं कि अब वो पहाड़ बन गए हैं कूड़े के बड़े बड़े, पर कभी वो ऐसे गड्ढे हुआ करते थे। ठीक है, उनको हमने, उन लैंड्स को हमने फिल करना शुरू किया, अब उसको रिसाइकिल भी हम करते ही रहते हैं। ठीक है, तो दिस मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल इज लैंडफिल। सेकेंड मेथड में हम क्या बोल सकते हैं, हम रिसाइकिल कर सकते हैं ऑफ कोर्स वेस्ट को। रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, कैसे रिसाइकिल कर सकते हो आप, क्या क्या रिसाइकिल कर सकते हो? मेटल नॉन मेटल्स जैसी राइट, चीजें। हम मेटल नॉन मेटल्स को कर सकते हैं, हमारे पेपर हो गया, प्लास्टिक्स, मेटल, हम सबको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, एंड कैन बी रिसाइकल देम बाय सेंडिंग देम इनटू देयर रिस्पेक्टिव रिसाइकलिंग यूनिट। अलग अलग ऐसे यूनिट हमने बना रखी है, तो हम रिसाइकिल कर सकते हैं वेस्ट को। ठीक है, उसके बाद थर्ड, मेकिंग कंपोस्ट। बिल्कुल सही बात है, कंपोस्ट बना सकते हैं हम, खाद बना सकते हैं हम, है ना। जितना भी तुम्हारा हाउस होल्ड प्रोडक्ट है, तो सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट से हम लोग खाद बना सकते हैं। लेफ्ट ओवर फूड हो गया, पॉलन डेड लीव्स हो गए, वेजिटेबल और तुम्हारा फ्रूट का जो पील हो गया, उसको हम कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड कैन बी यूज्ड एज मैन्योर, कैन बी यूज्ड एज मैन्योर, खाद की तरह यूज कर सकते हो। और बताओ और क्या कर सकते हैं, और क्या होता है जितने तुम्हें लैंड माइन्स होते हैं उनमें क्या होता है कि वहां पे जो कूड़े का ढेर है उसमें से वो लोग सब करते हैं, वो रिसाइकिल भी करते हैं, अगर वो कंपोस्ट बना सकते हैं तो वो कंपोस्ट भी बना सकते देते हैं, और अगर कुछ नहीं कर पा रहे तो इंसिनरेट कर देते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसिनरेशन? उसको एक हाई टेम्परेचर पे चला देते हैं। राइट, बर्निंग एट हाई टेम्परेचर। आजकल तो ऐसा होता है ना कि नॉर्मली तो हम लोग इंसिनरेटिंग मशीन्स डेड बॉडीज के डिस्पोजल के लिए भी होती है, अगर तुम्हें पता हो तो। सुना है ऐसा कुछ कोरोना कि वाले में तो नॉर्मल, यही हो रहा था मैम। है ना, हाँ, कोरोना में जैसे नॉर्मली तो इलेक्ट्रोक्यूशन बोलते हैं ना हम इसको, कि पहले क्या करते थे हम लकड़ियों में जलाते थे, अब तो इलेक्ट्रोक्यूट कर देते हैं बॉडीज को, कि सीधा ऐसे इंसिनरेट कर दिया जाता है, यानी बर्निंग एट हाई टेम्परेचर। जैसे इंजेक्शंस होते हैं, सिरिंज होती है तुम्हारे ना हॉस्पिटल्स में भी इंसिनरेशन मशीन्स होती हैं छोटी छोटी, जो वैसे सिरिंजेस हो गया, जो सब चीजें होती है सब उसमें डाल के हम उसको बर्न कर देते हैं, मतलब मोर देन 100, मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस, इतना ज्यादा। तुम अभी 100 डिग्री 200 डिग्री की बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, मतलब इतना उसको जलाओ कि एशेस में कन्वर्ट हो जाए, बिल्कुल राइट, मोर देन 1000। ठीक है, ये अच्छा है। उसके बाद लास्ट में, एट द लास्ट, एक और चीज मुझे ध्यान आ रही है यहाँ पे, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। इन यस। सबसे हम बायोगैस भी तो बना सकते हैं, मीथेन। है ना। कौन सी गैस, क्या क्या होता है बायोगैस में, मेजर गैस कौन सी है बायोगैस? मीथेन ही होती है मैम मेजर। मीथेन ही होती है मोस्टली, तो राइट है ना। और वहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते होंगे, उसके अंदर बैक्टीरिया भी तो करते हैं ना, सारा डिकम्पोज तो बैक्टीरिया ही कर रहे हैं, तो वो कैसे बैक्टीरिया होंगे, कुछ आइडिया है, बता सकते हो मुझे कुछ? पढ़ा था मैम बायोडाइवर्सिटी, मीथेन को यूज करने वाले बैक्टीरिया। मिथेनोजेंस, यस आ गया याद। राइट, आर्की बैक्टीरियाज होते हैं ये, हाँ है ना। हाँ याद आ गया आर्की याद। बैक्टीरिया मिथेनोजेंस और एनारोबिक रेस्पिरेशन ये करते हैं, एरोबिक नहीं करते हैं क्योंकि अंदर ऑक्सीजन नहीं है, अंदर CO2 मीथेन ये सारी गैसेस है ना। ठीक है,
So here we are done with first major topic कि हमारी कौन कौन सी activities, that is solid waste. Now the second important topic here, that is depletion of ozone layer. ठीक है, what is ozone? चलो फटाफट से बताओ मुझे, what is ozone? Protecting layer that protect us from ultraviolet rays of sun. Absolutely correct आदर्श, protective layer है जो अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी अर्थ को हमें प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। और ओजोन बनती भी ऐसे ही है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओजोन? निखिल एक बार भी अनम्यूट नहीं हुआ है आज। निखिल आर यू देयर? मैं बोलने वाला होता हूँ, यही बोल देते हैं। अच्छा ठीक है, चलो ओजोन का फॉर्मूला O3 बनती कैसे? ओजोन कुछ याद आ रहा है तुम्हें क्या? यस मैम, लाइटनिंग वाली प्रोसेस से, अल्ट्रावायलेट रेज से। राइट, हमें पता है जब भी लाइट पड़ती है तो जो एटम्स होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, फिर कंबाइन भी हो जाते हैं, है ना? यस, ऐसे ही कुछ होता है। सी, और सबसे बड़ी बात, ओजोन इज पॉइजनस इन नेचर, नो डाउट कि ओजोन हमारे लिए अच्छी है क्योंकि ऊपर है, नीचे आएगी तो अच्छी नहीं है हमारे लिए। तो ये हमारा वो वाला फ्रेंड है या वो वाला रिश्तेदार है जो हमारे लिए दूर से गिफ्ट्स भेज रहा है, हमें तभी अच्छा लग रहा है, ठीक है। हमारे घर आके रहने लगेगा तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सो ओजोन इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेज ऑन ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या, जब O2 पे अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती है वो उसको स्प्लिट कर देते हैं ऑक्सीजन एटम में और जो ऑक्सीजन एटम होता है दैट इज हाईली रिएक्टिव, ओके। और वो क्या करता है, O2 के साथ कंबाइन करके ओजोन बनाता है। गैस कैसे बन रही है हमें समझ में आ गया कि भाई सीधी सी बात है कि पहले O2 मॉलिक्यूल्स थे, इन पे जब यूवी रेस पड़ी तो ये स्प्लिट हो गए किसमें, O एटम में। और जो ये O एटम होता है इट इज हाईली रिएक्टिव इन नेचर, ठीक है। तो ये O एटम फर्दर क्या करता है, ये ऑक्सीजन जो गैस है उसके साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, O3 बनता है। अब क्या होता है, इससे हमारी O3 की लेयर ये आपस में टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं और इससे पूरी लेयर बन जाती है ऊपर जिसकी वजह से फायदा क्या होता है, फिर यूवी रेज होती है वो यही यूज हो जाती है, आधे रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है और नीचे अर्थ तक कम से कम पहुंचती है, ठीक है। अब हमारे लिए ओजोन भी नुकसानदायक और हमारे लिए क्या है, मतलब बेसिकली अगर हम बोले कि अर्थ पे लाइफ क्यों है, तो अर्थ पे लाइफ, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, अभी आप एवोल्यूशन हमने बहुत थोड़ा सा पढ़ा है, ठीक है। बड़ी और क्लासेस में एवोल्यूशन पढ़ते हो तो आप क्या देखते हो कि अर्थ पे जब लाइफ बनना शुरू हुई थी ना, ठीक है, मिलियन ईयर्स पहले, तो धीरे धीरे चीजें आई, ऑक्सीजन आई, पानी आया, लेकिन तब भी लाइफ नहीं थी। फिर ओजोन लेयर फॉर्म हुई तो अब लाइफ आना शुरू हुई, क्योंकि ओजोन का बहुत बड़ा रोल है ना। यूवी रे सीधा अर्थ पे पड़ती रहेंगी तो बीमारियां होती रहेंगी और अर्थ सर्वाइवेबल नहीं रहेगी। सी, so ozone layer is a layer of earth atmosphere where ozone is concentrated, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, क्योंकि ये सारी हार्मफुल यूवी रेज को जो सन से आती है उनको एब्जॉर्ब करती है और हमारी अर्थ तक पहुंचने से बचाती है। इतनी बात समझ में आई सबको, यस और नो? यस मैम। ठीक है, अब क्या हुआ है, हमने कुछ ऐसे काम कर दिए हैं, ठीक है, हमने कुछ ऐसे कुकर्म कर दिए हैं जिसकी वजह से अब क्या हो गया कि ओजोन का डिप्लीशन होने लग गया। बिकॉज हमारा तो बहुत फेवरेट काम है ह्यूमंस का, नेचर को डिस्ट्रॉय करना, ठीक है, बीमारियां फैलाना, दिस इज आर वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट थिंग। तो हमने एक और काम कर दिया कि हमने कुछ ऐसे केमिकल्स यूज कर दिए नेचर में जिसने इतना ऊपर ओजोन जाके कर दिया खराब, ठीक है। और उसे थिनिंग ऑफ ओजोन को हम क्या बोलते हैं, ओजोन डिप्लीशन। और किसकी वजह से हुआ, सीएफसी। सीएफसी कहाँ पे यूज करते हैं बता सकते हो? रेफ्रिजरेटर्स और एसीज में, एसीज में। और आजकल तो हमें पता है हर बिल्डिंग में एसी है, हर घर में 3-3 रूम है तो हर रूम में एसी है, तो कितना सीएफसी हम यूज करते हैं, ठीक है। और इसी की वजह से क्या होता है कि स्ट्रेटोस्फीयर में आपकी ओजोन की थिनिंग करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा जो मीथेन और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं, दे आल्सो कॉजेस डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन। दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ इज अगेन इम्पोर्टेंट कि कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो ओजोन को डिप्लीट करते हैं, ठीक है। अब ओजोन डिप्लीट होना शुरू हो जाएगी तो क्या होगा, ओजोन के यूवी डिप्लीट रेस होने पहुंचने से, लग जाएंगी। बिल्कुल सही बात है, सारी यूवी रेस नीचे आ जाएंगी और हमें क्या कॉज करेंगी, स्किन कैंसर, स्किन जल जाएगी, मतलब ऐसा मान लो जैसे मूवीज अब तुम साइंस फाइल तो देखते हो सारे के सारे ना, सीरीज वगैरह कि जैसे केमिकल में तुमने अगर केमिकल में हाथ डाल दिया तो कैसा हो जाएगा, हाथ पूरा जल जाएगा। तो यूवी रेज अगर तुम्हारी बॉडी पे पड़ेंगे तो हाथ तुम्हारा बिल्कुल ऐसे बर्न हो जाएगा, ठीक है।
उसके अलावा आंखों में जलन मचना, कैटरैक्ट एक डिजीज होती है, हिंदी में क्या बोलते हैं पता है? कैटरैक्ट कैसी होती है? तो मोतियाबिंद। करेक्ट, मोतियाबिंद ओल्ड एज में होता है, ठीक है, और ज्यादा होने लग जाएगा, इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा, बॉडी बीमारियों से लड़ नहीं पाएगी, सब बीमार हो जाएंगे, ठीक है। जैसे हम न्यूक्लियर वेपन्स की बात करते हैं कि न्यूक्लियर वेपन अगर किसी हम लोग स्टेट या कंट्री में अगर कर देंगे, रिलीज कर देंगे, तो वहां पे ऑल ओवर जनरेशन, आने वाली जनरेशन विल बी डिजीज। तो ऐसा ही कुछ ओजोन लेयर डिप्लीशन के बाद भी होगा, ठीक है। बात समझ में आई? Yes, मैम। ओके। उसके बाद ना एक टर्म मैं यहाँ पे लिखी हूँ, या पढ़ के मुझे समझाएंगे अगली क्लास में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये क्या होता है, ठीक है। दिस इज रिलेटेड टू दिस ओजोन। ये 1987, यस 1987 में ये प्रोटोकॉल अप्लाई हुआ था, ठीक है। क्या था ये आप मुझे बताएंगे? To stop the use of CFCs. To stop the use of CFCs. बेसिकली वही है, ओजोन से कि मिनिमम यूज, इन्होंने ना कुछ केमिकल्स आइडेंटिफाई किए थे, मिनिमम 8 से 10 केमिकल्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए थे जो ओजोन लेयर डिप्लीशन कॉज करते हैं। फिर कुछ हमारे डेटा सेट किए गए थे कि जितने इतने सालों में ऐसा ऐसा हमें करना है, CFC का अपना नंबर इतना कम करना है, ठीक है। और अभी हमने क्या कर दिया, ओजोन होल कर दिया। सो दिस इज इट, हियर वी आर डन विद दिस चैप्टर। पूरा चैप्टर हमारा हो गया, क्या क्या चीजें हमने पढ़ी हैं, ठीक है। एनी डाउट सो फार? कोई डाउट है तो बताओ, कोई स्लाइड मिस हुई है लिखनी हो तो बताओ। Ma'am, this one. मैम ट्रॉफिक लेवल वाली। ओके, ये लो।